Hello everyone, this is Ghanshyam Kumar. Welcome back once more on my YouTube channel G for Grammar. प्यारे बच्चों, पिछले रिवीजन क्लास में बहुत से बच्चों का रिप्लाई, यूँ कहें 2-4 ही बच्चों का रिप्लाई मेरे पास आया, जिससे लगा कि वाकई में जो कुछ हमारे द्वारा यहाँ पढ़ाया जा रहा है उस पर वो लोग अमल कर रहे हैं। एनीवे, हमारा जो ड्यूटी है हम कर रहे हैं, आपकी जो ड्यूटी है आपको करना चाहिए। ड्यूटी कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा है ये उससे अच्छा कोई नहीं जानता। हम जैसा कि चर्चा कर लिए थे कि हम लोग पढ़ेंगे क्या, वॉइस। क्या पढ़ेंगे बच्चों? वॉइस। तो आज का हमारा टॉपिक है वॉइस, जैसा कि आपको यहाँ लिखा हुआ मिल ही रहा है। बच्चों, वॉइस अगर हम कहें तो हम चर्चा कर चुके थे। साउंड्स मतलब ध्वनि, आवाज़। वॉइस का मतलब भी होता है ध्वनि या आवाज़। साउंड मतलब भी ध्वनि आवाज़, और वॉइस का मतलब भी होता है ध्वनि आवाज़। साउंड्स हमने चर्चा किया हुआ था कि लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के लिए होता है, लेकिन वॉइस की बात करें तो वॉइस सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन ट्रेट होती है। ठीक, तो अब वॉइस की बात करें तो वॉइस को समझने से पहले हम इसकी कैटेगरी की बात कर लें, जिसकी कुल कितनी कैटेगरी है? 2। एक है एक्टिव वॉइस और दूसरा है पैसिव वॉइस। एक है एक्टिव वॉइस और दूसरा है पैसिव वॉइस। अगर हम एक्टिव वॉइस की बात करें, एक्टिव वॉइस की, तो प्यारे बच्चों जो हम लोग टेंस पढ़े थे, क्या पढ़े थे? टेंस। सेंटेंस को पढ़ा हम लोगों ने, टेंस को पढ़ा हम लोगों ने, और जब सेंटेंस और टेंस पढ़ रहे थे उसी में इंक्लूड स्ट्रक्चर। हम लोगों ने 2 ही पढ़ा। स्ट्रक्चर तो सेंटेंस का ही एक भाग है। तो सेंटेंस और टेंस हम लोगों ने पढ़ा। तो सेंटेंस और टेंस जो हम लोगों ने अध्ययन किया बच्चों, वो हमारा क्या ही था? एक्टिव वॉइस था। अगर बात करूं, अगर मैं लिख दूं ही रन्स वेरी फास्ट, ये एक्टिव वॉइस। ही रन्स वेरी फास्ट ए एक्टिव वॉइस। ठीक है, एक सेंटेंस है, टेंस भी है। तो एक्टिव वॉइस की अगर बात करें हम लोग पढ़ चुके हैं। अब एक्टिव वॉइस क्या होता है, पैसिव वॉइस क्या होता है, हम इसको समझ ले। फिर इसकी जो छोटी छोटी बारीकियाँ हैं हम उसका अध्ययन करते हुए आगे बढ़ेंगे, और जो रूल्स हैं उसको समझते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक, चलिए। तो एक्टिव वॉइस क्या है और पैसिव वॉइस क्या है, तो इसका एक छोटा सा डेफिनेशन हम अपने द्वारा तैयार कर रहे हैं, अर्थात समझने के लिए। तो जाएगा, डूअर इज मोर इम्पॉर्टेंट देन द वर्क। अगर हम पैसिव वॉइस की बात करें, पैसिव वॉइस की, तो जाएगा वर्क डन इज मोर important than doer। ठीक बच्चों, अगर आप लोगों को जो वर्ड में लिख रहा हूँ स्पष्ट नहीं हो रहा है तो मैं साथ में बोल भी रहा हूँ, आप सुन करके भी आगे लिख सकते हैं, समझ सकते हैं। अब हम इसको समझते हैं। डूअर का मतलब होता है बच्चों सब्जेक्ट। इसी डूअर को हम सब्जेक्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सब्जेक्ट। डूअर को हम क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट। यहाँ लिखा हुआ है डूअर इज मोर इम्पोर्टेंट देन द वर्क, यानी एक्टिव वॉइस में जो करता होता है और जो कार्य किया गया होता है उससे कहीं महत्वपूर्ण होता है, इंपॉर्टेंट होता है। हिंदी में अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें तो हिंदी में डेफिनेशन इसका हम ये कह सकते हैं, ऐसे वाक्य जिनमें कर्ता प्रधान हो।
एक्टिव वॉइस की डेफिनेशन की बात करें तो ऐसे वाक्य जिनमें कर्ता प्रधान हो। इसी का ठीक उल्टा हम लोग जब पढ़े थे या फिर पिछले समय में हमने कहा था, जो कुछ भी हम बोलते हैं ठीक अपोजिट उसका एक उल्टा निकलता है। जो कुछ भी वर्ड हम बोलते हैं उसका एक अपोजिट उल्टा निकलता है। जैसे मैंने कहा इसमें कर्ता इंपॉर्टेंट है कार्य के अपेक्षा, यानी ऐसे वाक्य जिनमें कर्ता प्रधान हो, ऐसे वाक्य जिनमें कर्ता प्रधान हो वो क्या होता है, एक्टिव वॉइस। इसी का उल्टा ऐसे वाक्य जिनमें कर्ता प्रधान ना हो, अर्थात किया हुआ वर्ग, अर्थात किया हुआ वर्ग क्या हो, प्रधान हो। किया हुआ वर्ग में आप देखेंगे क्या होते हैं, ये होता है हमारा ऑब्जेक्ट और यहाँ पर हो जाता है वर्ब, ठीक है। ये वर्क डन है, ये हमारा क्या है, वर्क है, अर्थात जिसमें कर्ता प्रधान न होकर के कर्म की प्रधानता का बोध होता हो वह क्या होता है, पैसिव वॉइस। ठीक है बच्चों, चलो एक बार और समझते हैं किसी दूसरे तरीके से। दूसरा तरीका क्या है, किसी सॉन्ग को ले लिया जाए, गीत गाते चल ए साथे गीत गाते चल, ऐसी कोई बात भी नहीं है। हम थोड़ा इसको गीत के माध्यम से समझेंगे। गीत के माध्यम से क्या समझ रहा है, बहुत साल पहले की बात है, बहुत लंबे समय की बात है, एक मूवी आई थी और मूवी कोई भी रहे उसका एक गाना था, आप लोग सुन भी लीजिएगा और नहीं सुनिएगा तो मेरा जो समझाने का तरीका है वो समझिए। एक्टिव वॉइस समझिए क्या है, मान लीजिए फ्लो है, इधर जा रहा है, ये इसका सिरा है। पैसिव वॉइस में यही जो सिरा है इस एंड पे होता है और ये जो होता है इधर चला आता है। कहीं ना कहीं मैंने क्या कहा, जो कुछ भी हम बोलते हैं उसी का उल्टा, जो कुछ भी हम बोलते हैं उसी का कुछ ना कुछ उल्टा शब्द निकलता है। कोई भी वर्ड जो हम कुछ बोलते हैं उसका उल्टा निकलता है। ये तो प्रैक्टिकली देखा गया है, कहा भी गया है और जाना भी जाता है। तो मान लो वो गाना याद आ रहा है, तेरे मस्त मस्त, आगे तो आप जान ही रहे हैं, मेरे दिल का ले गई चैन। दूसरे लाइन में गाया जाता है, मेरे दिल का ले गई चैन, तेरे मस्त मस्त डॉट डॉट डॉट। ठीक, ये हमारा एक्टिव वॉइस पहला लाइन। दूसरा है पैसिव वॉइस, यानी जो फीमेल गा रही है पैसिव वॉइस, मेल गा रहा है एक्टिव वॉइस। चलिए अब हम इसको, चलिए अब जो आधारभूत तथ्य हैं उदाहरण के द्वारा समझने का, हम उससे भी देख लेते हैं, जिसको हम वैज्ञानिक तथ्य भी कह सकते हैं, यानी जिसको प्रमाणित किया जा चुका। तो एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस आप समझ गए होंगे। वॉइस कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार। वॉइस कितने प्रकार के होते हैं बच्चों, दो प्रकार। कौन कौन से, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस की डेफिनेशन की बात करें तो एक्टिव वॉइस की डेफिनेशन की बात करें तो होता है ऐसे वाक्य जिनमें कर्ता की प्रधानता का बोध हो, एक्टिव वॉइस, जिसको हम बोलते हैं कृतवाच्य, और ऐसे वाक्य जिनमें कर्ता की प्रधानता न होकर के कर्म की प्रधानता हो उसको हम पैसिव वॉइस बोलते हैं, अर्थात कर्मवाच्य। ये दो चीज़ समझ में आया। चलिए अब जैसे हम इससे आगे बढ़ते हैं तो हम इस सेंटेंस के स्ट्रक्चर की बात कर लें। सेंटेंस के स्ट्रक्चर की बात कर लें तो आप पाए होंगे कि हम सब्जेक्ट, अगर हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। ठीक, यही होता है। ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर है कि सेंटेंस में इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बी क्या, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो मेन वर्ब, इन दोनों में से कोई एक या दोनों आते हैं। स्ट्रक्चर में आप लोगों ने पढ़ा है। उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद जो भी आपका रिमेनिंग वर्ड, बचे हुए शब्द हम आगे पीछे लिखते चले जाएं, इट डजंट मैटर। तो आपको सेंटेंस के स्ट्रक्चर को हम लोगों ने पढ़ा था और शायद आप लोगों को समझ में आया भी होगा। अब इससे आगे की बात करें तो हमने एक वर्ड यहाँ चूज किया, वो लिखा हुआ है, वो क्या है, ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे एक नोट समझिए, नोट क्या है, according to the object, according to the object there are
two kinds of the verb. There are two kinds of the verb. According to the object, we can say according to the object, there are two kinds of the verb. First is transitive verb. Transitive verb. What first verb is called here transitive verb, and second is intransitive. हिंदी की बात करें तो सकर्मक क्रिया, और अगर हम अंग्रेजी की बात करें तो यहाँ इसकी हिंदी की बात करें तो अकर्मक क्रिया। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आया? चलिए अब इसको हम एक बार समझ लेते हैं। बच्चों, ट्रांजिटिव वर्ब मतलब सकर्मक क्रिया, इंट्रांजिटिव वर्ब मतलब अकर्मक क्रिया, यानी ऐसी क्रिया जो अपने साथ एक कर्म अर्थात ऑब्जेक्ट, ऐसी क्रिया, मेरे बातों को ध्यान सुनिएगा, बातों को तेरे जरा ध्यान से सुन लिया, चलो गाना गा लिया बातें। यानी ऐसी क्रिया जो अपने अर्थ को स्पष्ट करने के लिए, या ऐसी क्रिया जिसके साथ एक ऑब्जेक्ट आवे, उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। ऐसी क्रिया जो अपने अर्थ को स्पष्ट करने के लिए ऑब्जेक्ट पर आश्रित हो, वो क्या होती है? सकर्मक क्रिया होती है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं ऐसी क्रिया जिसका अपना एक ऑब्जेक्ट हो, वो सकर्मक क्रिया होता है। और ठीक उसी का उल्टा हम लोग बार बार क्या चर्चा किए हुए थे कि जो कुछ भी हम कहते हैं उसी का एक उल्टा होता है। जैसे मैं कहूँ मुझे पानी पीना है, इसका मतलब कोई और है जिसको नहीं पीना है, ठीक है? या आप हो, आपको नहीं पीना है। मुझे सोना, इसका मतलब तुमको जगना है, तुम्हें सोना है अर्थात मुझे जगना है। कहीं ना कहीं हम जो कुछ बोल रहे हैं उसका एक अपोजिट मीनिंग भी निकलता है। तो आप लोगों ने इसको समझ लिया। अब ठीक इसी का विपरीत कर दें, हो जाएगा। विपरीत क्या? उल्टा क्या? ऐसी क्रिया जो अपने अर्थ को स्पष्ट करने के लिए किसी भी कर्म पर डिपेंड ना हो, किसी भी कर्म पर आश्रित ना हो, वह अकर्मक क्रिया होती है। दूसरे शब्दों में अगर हम कहें ऐसी क्रिया जो अपने साथ ऑब्जेक्ट का प्रयोग न लेती हो या प्रयोग न करती हो, ठीक है, वो हमारे क्या हो जाते हैं? इंट्रांजिटिव वर्ब। अब एक चीज़ समझ लो बच्चों, जो हम वर्ब पढ़ रहे हैं, जो वॉइस पढ़ रहे हैं, वॉइस को हम ट्रांसफॉर्मेशन भी कह सकते हैं। क्यों? ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? अब देखिए, पहले इसका चर्चा कर लें, फिर हम इस पे आते हैं। तो ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब समझ में आया? ये जो ट्रांजिटिव वर्ब है बच्चों, इसी का पैसिव वॉइस बनेगा, इंट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। इसको हम समझ लेते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब होता क्या? जैसे मैं लिख दूं आई राइट एन एप्लीकेशन, मैं एक पत्र लिखता हूँ। मैंने लिखा आई राइट एन एप्लीकेशन, अर्थात मैं एक पत्र लिखता हूँ। अब चलो, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, कैसे पता चलेगा वाक्य में ऑब्जेक्ट है, कैसे पता चलेगा वाक्य में सब्जेक्ट है? तो इसके लिए हम लोगों को खुद से बात करने की आदत करनी होगी या लगानी होगी। वो बात करने की आदत क्या है? या खुद से बात करना होगा। जैसे मैं पूछूं, अगर मैं यहाँ पूछूं आई राइट एन एप्लीकेशन, मैंने कहा मैं क्या लिखता हूँ, मैं क्या लिखता हूँ, तो आप जवाब देंगे एक पत्र एप्लीकेशन, एक प्रार्थना पत्र या पत्र। समझ में आ गया? तो एक चीज़ आया, मैंने प्रश्न किया किससे? क्या से? आई राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल,
मैंने एक वर्ड यहाँ पर बढ़ा दिया आपको समझाने के लिए, टू द प्रिंसिपल। मैंने पत्र किसे लिखा। चलिए, मैंने एक शब्द किया, सॉरी एक प्रश्न किया, एक शब्द से, वो शब्द है किसे। आप पाएँ क्या और किसे से प्रश्न करने पे जो जवाब आपको मिलेगा वो जवाब आपका ऑब्जेक्ट होगा। वो जवाब आपका क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा। इतना ध्यान दीजिएगा। या फिर चलिए आपको नहीं समझ में आ रहा है कि ऑब्जेक्ट कैसे पता करेंगे सब्जेक्ट, तो एक उसका सिंपल वे है, इसको भी मैं 1 मिनट के लिए मिटा दूं। आप किसी सेंटेंस में वर्ब पहचानिए, वर्ब से ठीक पहले आइए, वो आपका सब्जेक्ट होगा। जो भी यहाँ नाउन या प्रोनाउन लिखा होगा, वर्ब से अगर पहले है तो सब्जेक्ट, अगर वर्ब के बाद यही नाउन या प्रोनाउन है तो आपका होगा ऑब्जेक्ट। क्या होगा? ऑब्जेक्ट। अब आपको हेल्पिंग वर्ब नहीं ढूंढना है, वर्ब से पहले हेल्पिंग वर्ब होता है, वो भी वर्ब की श्रेणी में आता है, तो उसके पहले नाउन या प्रोनाउन हो तो सब्जेक्ट होगा। अगर वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट को हमको ढूंढना, ऑब्जेक्ट जो होगा वो नाउन या प्रोनाउन अगर वो आ रहा है तो ऑब्जेक्ट होगा। इतना चीज़ क्लियर हो गया। हमने एक चीज़ लिखा है यहाँ, क्या और किसे। क्या और किसे से प्रश्न करने पर जो उत्तर आपको मिलता है वह शब्द ऑब्जेक्ट होता है। जो उत्तर आपको मिलता है वह शब्द ऑब्जेक्ट होता है। जैसे हमने यहाँ लिखा हुआ है, आई राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल। मैंने पत्र किसे लिखा, किसे से प्रश्न किया, जवाब मिला, प्रधानाचार्य को लिखा, तो प्रधानाचार्य मतलब ऑब्जेक्ट। समझ में आ गया? मैंने प्रधानाचार्य को क्या लिखा, क्या के जवाब में आ गया एप्लीकेशन, एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट हो गया। क्या का प्रश्न करने पर हमें किसी विषय वस्तु के बारे में पता चलता है, किसे से प्रश्न करने पर हमें किसी व्यक्तित्व के बारे में, किसी व्यक्ति के बारे में पता चलता है। समझ में आ गया? क्या से प्रश्न करने पर वो सजीव निर्जीव दोनों हो सकता है, और किसे से प्रश्न करने पर सजीव ही होगा, ये भी जान लीजिए आप। तो ट्रांजिटिव समझ में आ गया, और ट्रांजिटिव अगर समझ में आ गया तो ये भी याद रखिए कि ट्रांजिटिव वर्ब का ही पैसिव वॉइस बनेगा, इंट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। अब इंट्रांजिटिव वर्ब क्या है, मान लीजिए हम इसको इंट्रांजिटिव कर दे रहे हैं अब आपको समझाने के लिए। इंट्रांजिटिव वर्ब क्या है? मैंने क्या दिया, अगर मैं यहाँ लिख दूँ, क्या लिख दूँ, लो लिख दिया मैं तेरा नाम, क्यों छोटू। मैंने लिखा आई गो टू स्कूल, आई गो टू स्कूल। ध्यान देना बच्चों, जो हम लोग जब फंडामेंटल ग्रामर पढ़ रहे थे, या आने वाले समय में जो हम नाउन चर्चा करेंगे तो उसके बारे में चर्चा करेंगे कि जो शब्द होते हैं, अगर उसका हम सही इस्तेमाल करना सीख गए, उसका अगर हम सही इस्तेमाल करना सीख गए तो कोई भी चीज़ समझना बहुत ही आसान हो जाएगा। कैसे? चलिए इसके माध्यम से हम समझने की कोशिश करते हैं। ये आपका हो गया सब्जेक्ट, ये आपका हो गया वर्ब, ये आपका ऑब्जेक्ट। मान सकते हैं ऑब्जेक्ट? कैसे मान सकते हैं? चलो, एक वर्ड हमने लिखा था क्या और किसे। मैं क्या जाता हूँ, मैं जाता क्या, मैं जाता हूँ क्या, ऐसे नॉनसेंस है तो कोई प्रश्न है। अच्छा, मैं जाता किसे, मैं जाता किसे, कोई जवाब मिला नहीं। हाँ, अगर मैं ये प्रश्न करूँ कि मैं कहाँ जाता हूँ, मैं कहाँ जाता हूँ, तो आप जवाब देंगे स्कूल। क्या जवाब देंगे? स्कूल। प्रश्न हमने किससे किया? वेयर से। किससे प्रश्न किया? वेयर से। बच्चों, ये वेयर ना वाट है ना किसी के लिए हुज है। जब ये दोनों नहीं है ना हूँ मैं, जब ये दोनों नहीं है तो इसका मतलब ये आपका ऑब्जेक्ट नहीं है। जब ये आपका ऑब्जेक्ट नहीं है तो इसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। ठीक। दूसरा चीज, आई स्पीक स्लोली। चलिए इससे, मैं बोलता हूँ क्या, मैं बोलता हूँ क्या, क्या कोई विषय वस्तु है? नहीं। मैं बोलता हूँ किसे? आपको, छोटू को, पिंकू को, रिंकू को? नहीं, कोई जवाब नहीं। अच्छा, मैं कैसे बोलता हूँ? अपने का सर अच्छे बोलते हैं। कैसे? हमने पूछा हाउ से, लेकिन यहाँ कैसे का जो जवाब है वो स्लोली है।
हाउस है, और हाउस से भी प्रश्न करने पर ना ये आपका व्हाट है, ना हुज है, ना हुम है, अर्थात ये आपका ऑब्जेक्ट नहीं है, इस वाक्य का भी पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। ठीक, चलिए हम इससे आगे बढ़ते हैं। अब आपको शायद ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव समझ में आ गया होगा। आप पहले जान जाइए ट्रांजिटिव वर्ब की पैसिव वॉइस बनती है, इंट्रांजिटिव वर्ब की पैसिव वॉइस नहीं बनती है। हम बात कर रहे थे कि जो हम इसको पढ़ रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन, क्या पढ़ रहे हैं? ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन पैसिव वॉइस क्या होता है? ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत हम ये पैसिव वॉइस को पढ़ते, सॉरी एक्टिव से पैसिव वॉइस को पढ़ते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है चेंज द स्ट्रक्चर बट द मीनिंग डज नॉट चेंज। चेंज द स्ट्रक्चर बट द मीनिंग डज नॉट चेंज, यानी जो भी स्ट्रक्चर एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाएंगे उसका पूरा स्ट्रक्चर बदल जाएगा बच्चों, लेकिन उसके अर्थ में परिवर्तन नहीं होगा। यही है ट्रांसफॉर्मेशन, और एक्टिव से पैसिव वॉइस हम उसी के अंतर्गत पढ़ रहे हैं। अब एक उदाहरण से हम यहाँ समझने की कोशिश करेंगे। जैसे अगर मैं कहूँ कि आई राइट अ लेटर, मैं एक पत्र लिखता हूँ, मैं एक पत्र लिखता हूँ। ये सब्जेक्ट, ये आपका ऑब्जेक्ट, हम लाते हैं इसको इधर, हम ले आते हैं इसको इधर। बाकी जो तो हमने अगर लिख दिया तो हमने यहाँ लिख दिया ए लेटर इज रिटन, हाँ सर बोलिए, बाय मी, हाँ ए लेटर इज रिटन बाय मी। ठीक है, तो आपने देखा कि इसका जो ट्रांसफॉर्मेशन में मैं एक पत्र लिखता हूँ, इसका अर्थ हो जाएगा मेरे द्वारा एक पत्र लिखा जाता है। तो पत्र लिख कौन रहा है? मैं ही लिख रहा हूँ। मैं काम कौन सा कर रहा हूँ? पत्र लिखने का। पत्र लिखने का काम कौन कर रहा है? मैं कर रहा हूँ। कहीं ना कहीं ये देखिए, इसका स्ट्रक्चर ऐसा है, इसका स्ट्रक्चर ऐसा है, तो स्ट्रक्चर तो बदल गया लेकिन अर्थ नहीं बदला। यही है ट्रांसफॉर्मेशन और यही है पैसिव वॉइस। ठीक, रिवीजन क्लास में हम आप लोगों को अंग्रेजी में लिखे हुए वाक्य को पहचानने के लिए बताए हुए थे, शायद आप सभी को याद होगा। जो लोग रिवीजन क्लास जो हमने डाला हुआ है, अगर उसके पहचान, अंग्रेजी के वाक्यों में पहचान कैसे पहचानेंगे कि अंग्रेजी का कौन सा टेंस है, उसमें हमने आपको कुछ क्लू दिए हुए थे। शायद आप सभी लोगों ने उसको गहनतापूर्वक अध्ययन किया हुआ। अगर किया हुआ है तो आपके लिए एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाना बहुत ही आसान है। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट आने वाले समय पढ़ेंगे, बनाना बहुत ही आसान है। अगर आप लोगों ने अध्ययन नहीं किया हुआ है तो आपके लिए इतना आसान नहीं है एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाना। ठीक, चलिए, ये तो हमारा आज का स्ट्रक्चर बन के तैयार होगा कि हमको। अब हम लोगों ने कुल कितने टेंस पढ़े हैं? 3। 3 के कितने भाग हैं? 4। अब 3, अगर हम 3 × 4 इक्वल टू बोलें 12, कुल कितने टेंस हम लोगों ने पढ़े? 12। कितने पढ़ा हम लोगों ने? 12 टेंस। अब 12 में से बच्चों अगर हम 4 हटा दें तो बचेंगे 8। ये 8 ही टेंस के एक्टिव से पैसिव वॉइस बनते हैं। वो 8 टेंस कौन कौन से हैं मैं आपको बता दे रहा हूँ। पहला जिसका नहीं बनता मैं वो 4 लिख दे रहा हूँ, आप 8 समझ जाएंगे। ये है प्रेजेंट परफेक्ट, कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक, दूसरे की बात करें तो हमने लिख दिया पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तीसरे की बात करें तो प्रेजेंट, पास्ट। तीसरे की बात करें तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। चौथे की बात करें तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक,
इन 4 के पैसिव वॉइस नहीं बनेंगे, इन 4 को छोड़ करके जितने भी टेंस आपके हैं उसके पैसिव वॉइस बनेंगे। तो चलिए स्ट्रक्चर बन के हो गया तैयार। अब हम आपको बता दें, इसके बाद कुछ प्रीपोजिशंस हैं जिसको हम पढ़ेंगे। प्रीपोजिशन कितने होते हैं और उन प्रीपोजिशन को कैसे पैसिव वॉइस में प्रयोग करते हैं ये जानेंगे, ठीक। तो आज हम शुरू करेंगे जो पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है। पहला टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, शायद आपको स्ट्रक्चर याद आ रहा होगा। सब्जेक्ट प्लस वर्ब में यस या ई एस, ऑब्जेक्ट, उसके बाद रिमेनिंग वर्ड, जितने भी हमारे वर्ड बच जाते हैं रिमेनिंग वर्ड, ठीक है। ये शायद आपको याद आ रहा होगा। लेकिन अब इसी का हम पैसिव वॉइस जब पढ़ेंगे बच्चों, तो जो ऑब्जेक्ट है, देखिए ये ऑब्जेक्ट यहाँ चला आएगा। ऑब्जेक्ट चेंज हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, यहाँ वर्ब की मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहाँ हम लिखेंगे सूटेबल। क्या लिखेंगे? सूटेबल प्रीपोजिशन, और फिर यहाँ लिखेंगे। अब यहाँ देखिए, यहाँ जो यहाँ से चला आता है वो हमारा हो जाता है एजेंट। वो सब्जेक्ट जो यहाँ का जो सब्जेक्ट यहाँ आएगा वो काम करेगा किसका? एजेंट का। वो सब्जेक्ट नहीं होगा, वो सब्जेक्ट नहीं होगा। ऐसे इसी प्रकार से स्ट्रक्चर बनेगा। अब इसको हम क्रमबद्ध तरीके से आगे पढ़ रहे हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं अब इससे आगे। तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के बेसिक रूल्स को समझते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। जैसे मैंने लिखा हुआ है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के एक्टिव वॉइस की बनावट क्या होती है, पैसिव वॉइस की बनावट क्या होती है, ये हम पहले चर्चा करेंगे। लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ साथ जितने टेंस हैं सब के सब टेंस के बारे में हम पहले स्ट्रक्चर बना लें एक्टिव वॉइस के और पैसिव वॉइस की, ताकि आने वाले समय में आप समझ सकें कि क्या, कैसे, कौन से रूल्स वो हम पूरा कर सकते हैं। चलिए एक हम पहले चार्ट बना लें। चार्ट कुछ इस प्रकार से, अगर मैं कहूँ एक्टिव और यहाँ अगर मैं कहूँ तो पैसिव, ठीक बच्चों, एक्टिव एंड पैसिव। इतना तो समझ में आ ही गया होगा, ये तो हमने भी शुरू किया होगा। अब देखिए बच्चों ध्यान से समझना कि मैं क्या कह रहा हूँ, यहाँ क्या लिख रहा हूँ, ठीक। जैसे अगर आपको एक्टिव वॉइस में देखिए वर्ब में यस या ईएस जुटा मिल रहा है, तो आप पैसिव वॉइस में इज, एम, आर इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। वर्ब की किसकी? थर्ड फॉर्म का प्रयोग। अगर आपको कोई सेंटेंस लिखा है, सेंटेंस के वर्ब में या तो मेन वर्ब खुद हो, उसमें यस या यस जुटा ना हो, या फिर यस या यस जुटा अगर मिल रहा है, तो आप पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट के अनुसार, यानी जो परिवर्तित सब्जेक्ट होगा उसके अनुसार इज, एम, आर इन तीनों में से किसी एक का प्रयोग करके वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। कैसे, अभी हम समझ लेंगे, ठीक है। चलिए, या फिर किसी वाक्य में डू, डज अगर आपको मिला और इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डू या डज लिखा मिला और इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो प्यारे बच्चों, मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, आपको यही इज, एम, आर
प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यही आपको लिखना है, ये आप ध्यान दीजिएगा। क्या, अगर इज एम आर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस आई एस या डू या डज दोनों मिलता है तो आप उस स्थिति में इज एम आर का ही प्रयोग करेंगे और साथ में वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक, चलिए अब इससे आगे बढ़ते हैं। तो आपको अगर इज एम आर के साथ अगर वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म है या वर्ब की आईएनजी फॉर्म, यानी जो वर्ब है उसमें आईएनजी फॉर्म हो, तो आपको कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। आप इस वाक्य में भी इज एम आर का प्रयोग करेंगे, लेकिन ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जुटा हुआ है। तो इज एम आर की फर्स्ट फॉर्म बच्चों आप सबको पता है होता है बी। क्या होता है? बी, और बी में हम आईएनजी जोड़ देंगे, हो जाएगा बीइंग। उसके बाद अगर वर्ब है, वर्ब का थर्ड फॉर्म। दूसरी चीज़ आप समझ लीजिए, पैसिव वॉइस में हम जितने भी वर्ब का प्रयोग करेंगे सब के सब थर्ड फॉर्म में ही होंगे। यह पैसिव वॉइस की एक कॉमन रूल है। ठीक है, चलिए इज एम आर के साथ वर्ब में आईएनजी आया तो आप इज एम आर के साथ बीइंग वर्ब की थर्ड फॉर्म करेंगे। देखो नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, हैव, हैज़, अगर आपको हैव हैज नज़र आ रहा है तो डेफिनेटली इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। चलो जी, एक झंझट तो ख़त्म हो गया। यहाँ वर्ब का थर्ड फॉर्म दिया है तो हमको वर्ब की थर्ड फॉर्म वही लिखना है जो हैव हैज के साथ यहाँ दिया रहेगा, और कोई थर्ड फॉर्म बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो हम यहाँ भी वाक्य की शुरुआत हैव हैज़ के साथ यहाँ एक वर्ड जोड़ेंगे बीन। क्या जोड़ेंगे? बीन, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। समझ में आ गया बच्चों? सुन रहा है ना तू, जो लिख रहा हूँ मैं, दिख रहा है ना तू। चलो, अब आपको पता है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसके बाद आएगा पास्ट, सॉरी पास्ट इंडेफिनिट में बच्चों अगर आपको वर्ब का सेकंड फॉर्म मिल रहा है, वर्ब का सेकंड फॉर्म, अथवा करके मैं यहाँ लिख दूँ और थोड़ा ऐसे लिखा था, आपको वर्ब की अगर सेकंड फॉर्म मिल रही है, वर्ब की कौन सी फॉर्म? सेकंड फॉर्म, यहाँ करके लिख दें वाक्य में डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, तो आपको वाज, वेयर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म करना है। समझ में आ गया? वाज वेयर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। आपको अगर यहाँ वाज वेयर नज़र आ रहा है तो साथ में वर्ब में आईएनजी भी नज़र आएगा, तो आप यहाँ वाज वेयर के साथ बीइंग का प्रयोग करिएगा, और जब बीइंग का प्रयोग करेंगे तो वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस में कर देंगे। ठीक, यहाँ तक तो समझ में आया। चलिए एक और है, मैं लिख दे रहा हूँ हैड। क्या है? हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। लो जी, इसमें भी थर्ड फॉर्म दे दिया है तो हमको थर्ड फॉर्म ढूंढने की जरूरत नहीं है। यहाँ हम हैड, हैड के साथ बीन और बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म इंक्लूड कर देंगे। ठीक है बच्चों, ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया। चलिए कुछ इसको आप नोट कर लें, इसको आप क्या कर लें? नोट कर लें। उसके बाद कुछ और बचे हुए हैं, मैं आगे लिखवा दे रहा हूँ, इसको तब तक आप नोट कर लीजिए। ठीक, शायद नोट हो चुका होगा। चलिए मैं इसको अब मिटाने का कार्य करता हूँ। बच्चों यहाँ ध्यान से ध्यान दीजिएगा, ध्यान से ध्यान दीजिएगा। हम लोगों ने फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस,
ना जाने क्या क्या पढ़े हैं। तो आपको कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ जो लिख रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ जो लिख रहा हूँ आप सिर्फ पहचान में अंग्रेजी के वाक्यों में उसको ढूंढिएगा, और पैसिव वॉइस में कैसे बनेगा इसका चर्चा हम करेंगे। लेकिन अभी हम क्या सीख रहे हैं? पहचान। कि हिंदी में हम तो ता ती ते जान लिए हैं, अंग्रेजी में कैसे पहचानेंगे रिवीजन क्लास में जाने थे। उसी का छोटा एक कि हम ये रिवीजन क्लास समझ लें और उसी का ये पैसिव बनाना जान लें। अगर देखिए आपको मॉडल, ध्यान दीजिएगा मैंने क्या लिखा, मॉडल अगर लिखा हुआ मिल रहा है तो मॉडल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, सबको पता है, सबको पता है। अगर जैसे की बात करें तो वही हमारे मॉडल विल, शैल, कैन, कुड, वुड, शुड, मस्ट, ought to, used to, कुछ बच रहा है बच्चों? यस बच रहा है में, माइट, ठीक। ये सब अगर हमें आपको पैसिव वॉइस में, ये जो हमने मॉडल लिखा हुआ है ये इन्हीं के रूप है, ये जितने भी हैं ये मॉडल के अंतर्गत आते हैं, ठीक। अगर आपको ये वाक्य में एक्टिव वॉइस में लिखा हुआ मिल रहा है, ध्यान समझिएगा, मैंने लिखा है मॉडल, मॉडल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मॉडल कौन कौन से मैंने यहाँ लिख दिया हुआ है, ठीक। अगर आपको वर्ब की किसी भी एक्टिव वॉइस में, किसी भी एक्टिव वॉइस में मॉडल के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिख रहा है, मॉडल क्या होंगे? शैल, ध्यान से सुनिए, शैल, विल, कैन, कुड, वुड, शुड, मस्ट, ऑट टू, यूज्ड, मे, माइट, ठीक। अगर ये सब आपको मिल रहे हैं तो पैसिव वॉइस में देखिए बच्चों मैंने क्या लिखा, मॉडल प्लस यहाँ बी, फिर हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। अभी मॉडल कौन कौन से हैं मैंने यहाँ नीचे लिखा हुआ है, आप सब लोग जानते हैं, ठीक। उदाहरण के लिए अगर मैं कहूँ, अगर यहाँ दिया रहेगा विल तो इसके साथ हम जोड़ देंगे बी और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस में। अगर दिया रहेगा मस्ट तो चीज, उसके बाद यहाँ हम लिखेंगे बी प्लस यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म, है ना, ये चीज़ मस्त जो मैंने यहाँ लिखा हुआ है मस्ट, ठीक। तो ऐसे जितने भी मॉडल हैं उसके साथ हम बी इंक्लूड करेंगे, जोड़ेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे, ठीक। चलिए आज की क्लास का ये हमारा स्ट्रक्चर बन के तैयार हो गया। अगले क्लास में अर्थात अगले वीडियो में जो आपके सामने मैं रखूँगा, प्रस्तुत करूँगा, उसमें हम लोग एक्टिव से पैसिव बनाने के तरीके को सीखेंगे, एक्टिव से पैसिव बनाने के तरीके को सीखेंगे बच्चों। प्रत्येक दायरा उसमें चलेगा। अब हमको टेंस से कोई लेना देना नहीं है कि हमको टेंस कैसे पहचानना है, उसका पैसिव वॉइस कैसे बनाना है। मैंने चार्ट बनाया आपके सामने रख दिया, आप इसका भली बात मूल्यांकन करेंगे, आकलन करेंगे और नोट्स में अपने इसको भी इंक्लूड करेंगे, ताकि जो अगला क्लास आपके सामने प्रस्तुत हो आप खुद को बहुत ही मजबूती के साथ उस क्लास में रख सकें, ताकि जो कुछ भी रूल्स मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ या समझा रहा हूँ उसको आप लोग ध्यान से ध्यान दे करके समझने की कोशिश करिएगा, ठीक। हाँ, बहुत से लोग या बहुत विद्यार्थी ऐसे भी हैं जो ये सब जानते हैं या जान रहे होंगे, ठीक है, जानना अच्छी बात है, लेकिन एक होता है जानना, एक होता है मानना। मानना भी अच्छी बात है, लेकिन उसको हम वैज्ञानिक तथ्य से समझने सीखने का हम काम करेंगे। अभी देखिए पैसिव वॉइस में कैसा मैजिक है, जादू है, ये हम अपने अगले क्लास में पढ़ेंगे, जानेंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिए मुझसे और अपने आप को मुझसे जोड़े भी रहिए और देखते रहिए जी फॉर ग्रामर। मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।